हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार पुनः आप सभी का लक्ष्य सिविल सर्विसेज के इस यूट्यूब चैनल पे। मैं शशि एक बार पुनः स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आपको 2 दिन से 2 लेक्चर मैंने अपलोड किया था, बीच में कुछ ज़रूरी काम पड़ जाने की वजह से लेक्चर थोड़ा सा 2-3 दिन मतलब मिस कर गए। लेकिन आगे हम पूरी कोशिश करेंगे कि अब लेक्चर को पूरी तरह से कंटिन्यू रखा जाए। क्लास इंट्रोडक्शन लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि हम 2 सब्जेक्ट जो काफ़ी महत्वपूर्ण है उसको लेकर हम आगे बढ़ेंगे अपनी इस लेक्चर सीरीज के अंतर्गत। तो आज इसी लेक्चर सीरीज के अंतर्गत मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट 1 मतलब मॉडर्न हिस्ट्री के अंतर्गत लेक्चर फर्स्ट ये रिकॉर्ड किया, मतलब ये आप लोगों को देखने को मिलेगा। इस लेक्चर के अंतर्गत हम ये कवर करेंगे कि पूरा मॉडर्न हिस्ट्री का सिलेबस हम चर्चा करेंगे और सिलेबस चर्चा करने के साथ साथ उसका हम बैकग्राउंड आपको बताते चलेंगे। फिर मॉडर्न हिस्ट्री में कुछ क्लासेज आपकी चल चुकी है उसको हम एक स्किप करते हुए जहाँ तक आपकी क्लासेस पहुंची हुई हैं लगभग वहाँ से हम क्लासेस को आगे बढ़ाएंगे और विशेषकर इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल यानी भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष जो है वहाँ से लेक्चर को मतलब इसमें कंटिन्यूअस में ये मिलते रहेगा आपको। ठीक है, तो आइए हम प्रारंभ करते हैं। इसके पहले कुछ इधर उधर डाटा किया गया है, थोड़ा सा संशोधन आप इसमें थोड़ा सा देख लेंगे। जैसा कि कोचिंग ये ऑफलाइन क्लासेज लक्ष्य सिविल सर्विसेज गोपालगंज, ये ऑफलाइन क्लासेज जैसे ही कोरोना समाप्त होगा फिर ऑफलाइन क्लासेज ये प्रारंभ हो जाएंगी। यूट्यूब चैनल का नाम जो जीके विद शशि सर था, इस यूट्यूब चैनल का नाम चेंज करके अभी लक्ष्य सिविल सर्विसेज गोपालगंज कर दिया गया है। इसके साथ साथ व्हाट्सअप नंबर तो वही है मेरा, ये व्हाट्सअप नंबर, किसी भी संभावित जानकारी आप यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का भी नाम चेंज कर दिया गया है लक्ष्य सिविल सर्विसेज गोपालगंज। ये तीनों नाम अब कोचिंग का नाम और यूट्यूब चैनल और ये तीनों का नाम अब एक कर दिया गया है। थोड़ी सी परेशानी हो रही थी अलग अलग सूचनाएं देने में, तो इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। मिंज स्टेडियम के पश्चिम गोपालगंज में इंस्टीट्यूट चलता है। तो आइए बढ़ते हैं अपने लेक्चर की तरफ। जैसा कि आपको ये दिख रहा है आधुनिक भारत का इतिहास, इसके पाठ्यक्रम यहाँ पे दिया गया है। इस पाठ्यक्रम के बारे में सबसे पहले हम चर्चा करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। तो इस पाठ्यक्रम के अंतर्गत देखिए पहला टॉपिक है मुगल साम्राज्य का पतन यानी आधुनिक भारत के इतिहास के अंतर्गत। अब आधुनिक भारत का इतिहास, जैसे आपको भारत के इतिहास के बारे में पता है, प्राचीन भारत का इतिहास यानी एंशियंट इंडिया, उसके पश्चात मेडिवल इंडिया, उसके पास है मॉडर्न इंडिया। मतलब 3 पार्ट में पूरे भारत के इतिहास को बांटा गया है, जिसमें से सबसे महत्वपूर्ण पार्ट माना जाता है आधुनिक भारत का इतिहास। ये विशेषकर 67वीं बीपीएससी का जो पीटी के एग्जाम होगा, सीडीपीओ का एग्जाम होगा या एसआई दरोगा या यूपी में जो एसआई का एग्जाम होने वाला है, इन तमाम एग्जामिनेशंस के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। भारत का कोई भी एग्जामिनेशन हो, आधुनिक भारत के इतिहास से काफ़ी अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस कंटिन्यूअस में भी इसको मतलब आप ध्यान से देखिए, कॉपी कलम आप इस्तेमाल करते हुए इसके मतलब आप ये नोट डाउन किए हों पहले से तो ठीक है, अन्यथा आप इसको नोट डाउन करेंगे। तो इसमें पहला टॉपिक है मुगल साम्राज्य का पतन। यानी आपको पता है कि 1526 ईस्वी में बाबर के द्वारा पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी को पराजित कर मुगल साम्राज्य की स्थापना की गई। फिर मुगल साम्राज्य की स्थापना करने के पश्चात इस पर 6 महत्वपूर्ण शासकों ने रूल किया और छठे शासक था औरंगजेब, जिसकी मृत्यु 1707 ईस्वी में होती है। और 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु के साथ ही कुछ ऐसे छोटे मोटे मुगल शासक आते हैं जो पूरी तरह से मुगल साम्राज्य की सत्ता को बचा नहीं पाते हैं और धीरे धीरे मुगल साम्राज्य का पतन होने लगता है। इसका फायदा उठाते हैं इसी समय कुछ यूरोपियन कंपनियां भारत में व्यापार करने के लिए पहुंचती हैं। हालांकि यूरोपीय कंपनियां 15वीं 16वीं शताब्दी से भी पहुंचने लगी है, लेकिन इस सबसे ज़्यादा इनको बेनिफिट मिलेगा जैसे जैसे मुगल साम्राज्य का पतन होगा, इनकी स्थिति मजबूत होती जाएगी। तो दूसरे टॉपिक में आप पहुंच जाएंगे यूरोपीय कंपनियों का आगमन। यूरोपीय कंपनियों के आगमन में आपको जैसे आपको पता है सबसे पहले आएंगे पुर्तगाली के बाद आएंगे डच के पश्चात आएंगे ब्रिटिश यानी अंग्रेज, उसके पश्चात स्पेनिश और लास्ट में आते हैं फ्रांसीसी। यानी ये 5 कंपनियां भारत में व्यापार करने के उद्देश्य से पहुंचती है। कैसे कैसे इनका क्या कंडीशन था आपको क्लास लेक्चर में ये काफी अच्छा से बताया गया कि यूरोपीय कंपनियां किस तरह से भारत में पहुंचती है और अपने व्यापार कार्यक्रम को आगे बढ़ाती है। अब ये चूंकि 5 कंपनियां भारत में व्यापार करने के लिए पहुंच गई हैं, तो तीसरे टॉपिक पे आप पहुंच जाएंगे
यूरोपीय कंपनियों का आपस में संघर्ष और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का विस्तार। अब ये पांचों कंपनियां भारत में व्यापार करने के लिए तो पहुंच गई हैं, लेकिन अब इन पांचों में तीसरे टॉपिक के अंतर्गत इन पांचों में फाइट होगा, पांचों आपस में ही लड़ेंगे। जैसे एक घर है, मान लीजिए भारत का एक घर है, अब भारत इस घर में व्यापार करने के लिए 5 कंपनियां पहुंची, यानी 5 चोर समझ लिए कि दाखिल हो गए हैं इस घर में चोरी करने के लिए। तो जाहिर सी बात है कि पांचों एक साथ यहाँ पे चोरी नहीं कर सकते हैं, इसलिए पांचों में ये फाइट होगा। जो सबसे सुपर यानी टॉप पे होगा वो बाकी 4 को पराजित करके एक बच जाएगा और बाकी यही चोरी करेगा। वही तमाम कंडीशन यहाँ पे हम पांचों कंपनियों के विषय में भी देख सकते हैं। ये पुर्तगाली, डच, ब्रिटिश, स्पेनिश, फ्रांसीसी सब पहुंचते हैं और इनका आपस में फाइट होता है। इसमें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बाकी चारों को ठिकाने लगाती है और भारत पे धीरे धीरे सत्ता को अपने हाथ में लेने का प्रयास करती है। तो तीसरे टॉपिक तक आ जाएगा। फिर चौथे टॉपिक में जैसे जैसे मुगल साम्राज्य का पतन हो जाएगा, नवीन राज्यों का कुछ उदय होगा। नए नए राज्य भारत के मानचित्र पे आपको देखने को मिलेंगे, जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा है। एक बंगाल है, उसके पश्चात ही अवध, ये पूरा क्षेत्र है। इसके पश्चात इधर निजाम भी स्वतंत्र होंगे, इधर मैसूर भी स्वतंत्र होगा, मराठे इधर पहले से ही थे, इधर पंजाब भी स्वतंत्र होगा। तो ऐसे कैसे छोटे छोटे कुछ मतलब प्रांत बन जाएंगे जिसको ब्रिटिश ईस्ट इंडियन कंपनी अच्छे तरीके से जीतने का प्रयास करेगी। फिर पांचवें टॉपिक में आप पहुंच जाएंगे कंपनी का अधीन गवर्नर जनरल, यानी इस 14 नवीन राज्यों का उदय होगा। अब इन छोटे छोटे राज्यों को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी काफी आसान तरीके से हराकर, एक बंगाल होगा जहां पे प्लासी और बक्सर 2 युद्ध लड़ेंगे और धीरे धीरे बंगाल जीतने के पश्चात यहाँ का रिसोर्स का इस्तेमाल कर लगभग भारत के 2/3 क्षेत्र पे धीरे धीरे कब्जा करने का प्रयास करेंगे। और जैसे इनकी कब्जा हो जाएगा फिर अगले चैप्टर में आप पहुंच जाएंगे कंपनियों के अधीन गवर्नर जनरल। अब कंपनियों के अधीन गवर्नर जनरल में आप देखेंगे कि गवर्नर जनरल आते हैं, अपन कुछ यहाँ पे कार्य वगैरह करते हैं। फिर अगले टॉपिक में भारत में ब्रिटिश शासन का प्रभाव। ठीक है, अब गवर्नर जनरल ने जो काम किया भारत में, उसका प्रभाव भारत की समाज पे क्या पड़ा, अर्थव्यवस्था पे क्या पड़ा, पॉलिटिक्स यानी राजनीति पे, इन तमाम प्रभाव को देखने के पश्चात फिर इनकी कुछ ऐसी नीतियां बनाई गई अंग्रेजों के द्वारा या ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा, तो कि यहाँ के उनके विरोध में यहाँ के लोगों के द्वारा विद्रोह किया गया। जिसमें 7वें टॉपिक में जैसे ही आप पहुंच जाएंगे प्रारंभिक किसान एवं जनजातीय आंदोलन। प्रारंभिक किसान एवं जनजातीय आंदोलन करने का मतलब 1857 से पहले छोटे मोटे विद्रोह होंगे, ये भारत के अलग अलग पार्ट में, अलग अलग क्षेत्रों में इन विद्रोह, ये लोकल लेवल पे विद्रोह होंगे और इन विद्रोह के छोटे छोटे लीडर इन तमाम विद्रोहों को लीड करेंगे। लेकिन ब्रिटिश ईस्ट इंडियन कंपनी इन तमाम विद्रोहों को आसानी से क्या कर देगी, दबा देगी। अभी जो अलग अलग विद्रोह चल रहा था 1857 के बाद, मतलब समय कुछ ऐसी घटनाएं घटी कि इन तमाम लोगों ने सोचा कि अब मिलजुल कर हम लोग विद्रोह करते हैं और ब्रिटिश को भारत से निकालने का प्रयास करते हैं। इसी मतलब प्रयास में 1857 की क्रांति घटित होती है भारत में। हालांकि 1857 की क्रांति एक जोर शोर से भारत में प्रारंभ होती है, लेकिन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अपने अत्याधुनिक हथियारों के बदौलत और भारत में कुछ लोगों के मतलब आंदोलन में शामिल न होने, अनेक सारे रीजन के कारण 1857 की क्रांति पूरी तरह से सफल नहीं हो सकी। 1857 की क्रांति सफल नहीं हो सकी तब भारत, अगले ये टॉपिक इसके बाद आ जाएगा। लगभग यहाँ तक क्लासेस आपकी चली हुई थी। जो 9 से 10 बैच चल रहा था वहाँ पे 1857 की क्रांति चल रही थी, मतलब वो समाप्त हो गया था। और दूसरे बैच में यानी सुबह जो 7 से 8 बैच चल रहा था उसमें भारत कंपनियों के अधीन गवर्नर जनरल का टॉपिक चल रहा था। ये लगभग 8वें टॉपिक तक आपको कंप्लीट कराया जा चुका है। 9वें टॉपिक पे जैसे ही पहुंचेंगे तो 19वीं सदी का सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन पे आप पहुंच जाते हैं। अब यहाँ पे पहुंचने के पश्चात भारत में धीरे धीरे अंग्रेजी शिक्षा के विकास होने लगी है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत। तो यहीं पे अब कुछ पढ़े लिखे भारतीय समाज में दाखिल होंगे। दयानंद सरस्वती हो गए, राजा राममोहन राय, विवेकानंद, ये सब लोग मतलब भारत के अब समाज एवं धर्म सुधार में विशेष और राष्ट्रवाद को बढ़ावा देने के लिए अपना विशेष योगदान देंगे। ठीक है, और इसी के बदौलत आगे जैसे ही समाज और धर्म सुधार आंदोलन होगा बहुत सारी पार्टियां बनेंगी। फिर धीरे धीरे हम पहुंच जाएंगे राष्ट्रवाद के उदय की तरफ। अब समाज एवं धर्म सुधार आंदोलन और उसके पश्चात से राष्ट्रवाद का उदय। तो मेरा 10वां टॉपिक हो जाएगा राष्ट्रवाद का उदय तथा भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष। अब ये 9 टॉपिक के में से कुछ टॉपिक आपको कराया जा चुका है और ये एक 9वां टॉपिक आपको नहीं कराया गया है। हम इस लेक्चर सीरीज को स्टार्ट करेंगे इस 10वें टॉपिक से, यानी राष्ट्रवाद का उदय और भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष, यानी कैसे भारत में राष्ट्रवाद का उदय होता है और कैसे भारत स्वतंत्रता संघर्ष की तरफ बढ़ता है। ये तमाम का मतलब इसमें देखने को मिलेगा। ठीक है।
अब स्वतंत्रता संघर्ष के अंतर्गत सब इस 10वें टॉपिक में मतलब जो नेक्स्ट लेक्चर होगा, राष्ट्रवाद का उदय कैसे होता है, फिर कैसे छोटी छोटी पार्टियां बनती है, तो इसके अगले बार टॉपिक आ जाएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, यानी 1885 से पहले कुछ छोटी छोटी पार्टियां बनती है, उस पर हम चर्चा करेंगे। ये छोटी छोटी पार्टियां कैसे भारत में मतलब यहाँ पे ब्रिटिश के खिलाफ अपना आंदोलन चलाती है। फिर 11वें टॉपिक पे जैसे ही पहुंचेंगे तो 11वें टॉपिक पे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1885, यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हो जाएगी 1885 में, और फिर पूरा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन लगभग इसी कांग्रेस के आजू बाजू यानी इसी कांग्रेस के नेतृत्व में या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेतृत्व में आगे बढ़ेगी। फिर इस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के भी हम 2 फेज पढ़ेंगे। एक उदारवादी चरण होगा जो 1885 से लेकर 1905 तक चलेगा। फिर इसी का सेकंड फेज हो जाएगा उग्रवादी चरण, खासकर बंगाल विभाजन होगा 1905 में, उसके पश्चात ये उग्रवादी चरण क्या हो जाएगा, प्रारंभ हो जाएगा। तो 2 फेज इसमें आपको देखने को मिलेगा। ये हमारा टॉपिक होगा 11वां। फिर 12वें टॉपिक में हम पहुंचेंगे तो 12वें टॉपिक में बंगाल विभाजन एवं स्वदेशी आंदोलन। लॉर्ड कर्जन भारत में गवर्नर जनरल या वायसराय बनकर आता है और 1905 में बंगाल में जो क्रांतिकारी आंदोलन थोड़ा मतलब तीव्र गति से हो रहा था, उसको शांत करने के लिए यहाँ पे बांटो और राज्य करो नीति के तहत बंगाल को 2 भागों में बांटता है, जिसके खिलाफ यहाँ पे स्वदेशी और बहिष्कार मूवमेंट चलता है। तो ये बंगाल विभाजन और स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन इसके अंतर्गत हम देखेंगे। फिर जैसे पहुंचेंगे वहीं पे मुस्लिम लीग की स्थापना वगैरह होती है, 1906 के आसपास की तमाम घटनाएं हैं। उसके पश्चात नेक्स्ट टॉपिक पे हम पहुंचेंगे तो हमारा 14वां टॉपिक हो जाएगा क्रांतिकारी आंदोलन। क्रांतिकारी आंदोलन भी 2 फेज में होगा। इसके प्रथम फेज 1900 ईस्वी से 1915, द्वितीय 1920 से। अब देखिए कांग्रेस के अंतर्गत जो चल रहा था, तो इसमें कांग्रेस के अंतर्गत जो आंदोलन चल रहा था, तो इस एक तो था 1885 से लेकर 1905, ये था उदारवादी चरण। फिर 1905 से लेकर इसी बीच 1915 के आसपास तक चला उग्रवादी चरण। लेकिन जैसे ही 1907 में कांग्रेस आपको पता है कि 2 भागों में बढ़ती है और नरम दल और गरम दल 2 कांग्रेस बन जाती है, तो धीरे धीरे आंदोलन थोड़ा सा धीमा हो जाता है 1906-07 के आसपास। इन धीमे आंदोलन को भरने के लिए इस समय कुछ उग्रवादी टाइप का मतलब लोग आएंगे और वो तुरंत मतलब भारत को उनकी विचारधारा कुछ अलग होगी, जिसमें खुदीराम बोस वगैरह, प्रफुल्ल चाकी वगैरह ऐसे कुछ क्रांतिकारी आएंगे और भारत में अपने आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन जितने तीव्र गति से इनका भारतीय राजनीति में आगमन होगा, ब्रिटिश गवर्नमेंट की प्रतिक्रिया भी उतनी तीव्र गति से होगी और बहुत जल्द इस आंदोलन को शांत भी करा दिया जाएगा। इसका सेकंड फेज भी आपको देखने को मिलेगा 1920-30 के आसपास, जब असहयोग आंदोलन गांधी जी के द्वारा वापस ले लिया जाएगा, तो पुनः एक बार ये आपको देखने को मिलेगा। तो इस समय फर्स्ट चरण में तो खुदीराम बोस, प्रफुल्ल चाकी वगैरह मिलेंगे। सेकंड चरण में आप पहुंचेंगे तो वहां पे भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल जैसे कुछ क्रांतिकारी नेता वहां पे मिलेंगे। तो ठीक है, तो ये मेरा अगला टॉपिक होगा। फिर 15वें टॉपिक पे बढ़े तो भारतीय राजनीति में गांधी जी का प्रवेश। जैसा कि आपको पता है कि महात्मा गांधी 1915 में भारत में प्रवेश करते हैं और भारतीय राजनीति में काफी उनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। ठीक है, और जैसे ही महात्मा गांधी का भारत में एंट्री होता है और राजनीति को मतलब वो राजनीति में अपना पांव जमाते हैं, उसके पश्चात 1915 से लेकर यानी इसके बाद आप पढ़ेंगे 1915 से लेकर 1947 तक, कुछ 1-2-4 वर्षों को छोड़ दिया जाए तो इस पूरे 30-35 साल की एरा को गांधी एरा या गांधी युग के नाम से जाना जाता है। पूरे आंदोलन या कांग्रेस का नेतृत्व जो होगा इसी गांधी जी के आसपास या महात्मा गांधी के आसपास घूमते फिरते नजर आपको आएगा। तो 1915 में महात्मा गांधी भारत में प्रवेश करते हैं, 1 साल तक पूरे भारत का भ्रमण करते हैं। उसके पश्चात 1917 के आसपास सबसे पहले इनका चंपारण सत्याग्रह भारत में होता है। फिर अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन, खेड़ा आंदोलन, रॉलेट एक्ट, जालियांवाला बाग हत्याकांड, ये सभी इसी में होगा। खिलाफत और असहयोग आंदोलन, फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन, गांधी इरविन समझौता, ये सब गांधी जी के मतलब एक विशेष योगदान के तहत ये आपको देखने को मिलेगा, तो जो मेरा 15वां टॉपिक होगा। फिर लेक्चर को आगे बढ़ाएंगे, हम 16वें टॉपिक पे पहुंचेंगे। जैसे ही गांधी जी के द्वारा चौरा चौरी कांड के पश्चात असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया जाता है, तो फिर पुनः मोतीलाल नेहरू और CR दास के नेतृत्व में एक नई पार्टी भारत में बनती है जिसका नाम होता है स्वराज पार्टी। कुछ दिन तक असेंबली में प्रवेश करके अपने मतलब ये पूरे जो इनका उद्देश्य था उसको फुलफिल करते हैं। लेकिन 1925 के आसपास CR दास की मृत्यु होती है और स्वराज पार्टी टूटकर बिखर जाती है। तो ज़्यादा दिन तक नहीं, 3-4 साल तक इनका योगदान रहा है, लेकिन मॉडर्न हिस्ट्री में ये भी एक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। आगे बढ़ेंगे 17वें टॉपिक पे, तो साइमन कमीशन।
1919 का भारत शासन अधिनियम पारित हुआ था, तभी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बोला था कि इसके तमाम संशोधन और उस पर बात विचार करने के लिए कमीशन बनेगा। 1927 में ही वो इसका गठन कर दिया गया, साइमन कमीशन का। 1927 में साइमन कमीशन का गठन हुआ। 1928 में ये साइमन कमीशन भारत पहुंचता है। जैसे ही भारत पहुंचता है, चूंकि इसमें 7 जो लोग थे ये 7 ब्रिटिश के थे, व्हाइट कमीशन के नाम से भी जाना जाता है। पूरा भारत में इसका व्यापक विरोध होता है साइमन कमीशन का, और साइमन गो बैक के नारे लगते हैं। ये सब लेक्चर में आपको मिलेगा। जैसे ही साइमन कमीशन का भारत में विरोध होता है, तो फिर ब्रिटिश पार्लियामेंट का ही एक मेंबर होता है, वर्केन हेड करके वो व्यक्ति था, उसने मतलब चैलेंज कर दिया भारतीयों का कि आप मेरे साइमन कमीशन का विरोध कर रहे हैं, आपके पास इतनी ताकत है तो अपना एक संविधान बनाकर दिखाइए जो पूरे भारतीय पार्टी उसको एक्सेप्ट करे। इसी कंटिन्यूअस में मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक टीम गठित होती है और 1928 में नेहरू रिपोर्ट प्रकाशित होते हैं, जिसको जीना एक्सेप्ट नहीं करते हैं और जीना अपने 14 सूत्रीय कार्यक्रम रखते हैं। तो यहाँ पे जीना का 14 सूत्रीय कार्यक्रम, ये तीनों एक ही साथ आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, फिर 18वें टॉपिक पे पहुंचेंगे तो मेरा गोलमेज सम्मेलन, आप फर्स्ट सेकंड थर्ड गोलमेज सम्मेलन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के नाम से इसको जाना जाता है। साइमन कमीशन, एक तरफ साइमन कमीशन का विरोध होता रहा, दूसरी तरफ साइमन कमीशन अपना काम भी करता रहा, जिस काम के लिए इसको भेजा गया था कि भारत में राजनीतिक दलों से बातचीत करके वहां पे साइमन कमीशन मेनली आया था कि भारत के तमाम राजनीतिक दल से बातचीत करेगा। बातचीत करने के पश्चात ये मतलब जानने का प्रयास करेगा कि कितना सुधार भारत में होना चाहिए, किस लेवल से मतलब यहाँ पे संविधान फ्यूचर में कैसे बनना चाहिए, ये इसी तमाम चीज़ों पे इसको जांच पड़ताल करना था। लेकिन चूंकि इसमें कोई भारतीय नहीं था इसलिए विरोध हुआ। एक तरफ विरोध चल रहा था, लेकिन साइमन कमीशन अपना रिपोर्ट इकट्ठा करता है, रिपोर्ट इकट्ठा करके अपना रिपोर्ट दे जाकर ब्रिटिश गवर्नमेंट को सौंप देता है। इसी रिपोर्ट पे बात विचार करने के लिए, यानी साइमन कमीशन का रिपोर्ट पे बात विचार करने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा कुछ भारतीय तमाम पार्टियों को बुलाया जाता है। चारों तरफ एक टेबल पे रिपोर्ट रख दिया जाएगा और चारों तरफ से इस पे अपना अपना लोग विचार रखेंगे। इसी को राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के नाम से जाना गया। 1930, 31, 32 ये 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होंगे। इसमें सेकंड वाले में सिर्फ कांग्रेस भाग लेती है, और में क्यों नहीं भाग लेती है सब लेक्चर में आपको मिलेगा। ठीक है, 19वां टॉपिक आपका हो जाएगा सांप्रदायिक पंचाट एवं पूना समझौता या पूना पैक्ट। महात्मा गांधी और BR अम्बेडकर के बीच ये पूना के जेल में होता है ये समझौता, क्योंकि आपको पता है कि इस समय दलित समुदाय को भी पृथक निर्वाचन क्षेत्र ऐसा कुछ देने की व्यवस्था ब्रिटिश गवर्नमेंट करती है, जिसको महात्मा गांधी एक्सेप्ट नहीं करते हैं और वहां पे हड़ताल करते हैं, और फिर BR अम्बेडकर और गांधी जी के बीच ये समझौता होता है, जिसको पूना पैक्ट या पूना समझौता के नाम से जाना जाता है। फिर आगे बढ़ेंगे तो इसी बीच गोलमेज सम्मेलन, इसी बीच सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930-32 के आसपास डिस्कस किया जाएगा। फिर 20वें टॉपिक पे आप पहुंचेंगे तो भारत शासन अधिनियम 1935 आएगा, और प्रांतों में क्या होगा, चुनाव होगा। ब्रिटिश भारत के अंतर्गत जो 11 प्रांत थे, इन 11 प्रांतों में चुनाव कराया जाएगा। चुनाव होने के पश्चात उसके परिणाम आएंगे और कुछ 6-8 स्टेट या प्रांत में कांग्रेस की सरकार बनेगी। परंतु आपको मालूम है कि जैसे 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वार स्टार्ट होगा तो ब्रिटिश बिना भारतीयों से राय मसौदा कर ही घोषणा कर देती है कि पूरे भारतीय ब्रिटिश के साथ हैं, इसके खिलाफ पूरी तरह से ये लोग मतलब पूरा जहां जहां पे कांग्रेस की सरकार थी वे लोग त्यागपत्र दे देते हैं और प्रांतों से सरकार क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। फिर आगे बढ़ेंगे तो एक बैकएंड में चल रहा है आपका पूरी तरह से सेकंड विश्व युद्ध यानी दूसरा विश्व युद्ध चल रहा है। दूसरी तरफ आंदोलन के रूप में देखें तो व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940 से स्टार्ट होगा। विनोबा भावे की इसके प्रथम सत्याग्रही होंगे। आगे बढ़ेंगे, इसी समय मुस्लिम लीग भी पाकिस्तान की डिमांड करेगी 1940 ईस्वी के आसपास और पाकिस्तान की मांग करेगी, और लगभग 1940 से लेकर 1947 तक जब तक देश नहीं आजाद हो जाता है मुस्लिम लीग पूरा पाकिस्तान की मांग पे ही डिपेंड रहेगी। भारतीयों के सहयोग प्राप्त करने के लिए अगस्त प्रस्ताव आता है। इसी समय क्रिप्स मिशन आता है कि भारतीय सहयोग दें, ये क्यों आया, कैसे आया, इसका तमाम कंडीशन क्या थे, ये हम आगे लेक्चर में कंटिन्यूअस जो लेक्चर अब होगा उसमें हम देखेंगे। 23वें टॉपिक पे पहुंचे तो 23वें टॉपिक पे आगे हम 23वें टॉपिक पे पहुंच गए भारत छोड़ो आंदोलन। एक काफी महत्वपूर्ण आंदोलन है। जब अगस्त प्रस्ताव और क्रिप्स मिशन प्रस्ताव ये पूरी तरह से सफल हो जाता है तब गांधी जी के नेतृत्व में फिर 1942 में ये भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट होता है और गांधी जी करो या मरो का नारा देते हैं और फिर ये आंदोलन काफी आगे बढ़ता है। यद्यपि इस आंदोलन को भी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने दबा दिया, परंतु ब्रिटिश गवर्नमेंट को इस आंदोलन से आभास हो गया कि अब ज्यादा दिन तक भारत में रूल करना पॉसिबल नहीं है।
फिर 1942 के आसपास ही ये भारत छोड़ो आंदोलन समाप्त होगा। फिर 1945 में आएगा बेबल योजना या बेबल प्लान। उसके पश्चात धीरे धीरे प्रक्रिया आगे बढ़ेगी और इसी समय लॉर्ड माउंटबेटन योजना भी एक आएगा, जिसमें पूरी तरह से भारत की आज़ादी की और तमाम चीज़ों के बारे में आपको बताए, मतलब लॉर्ड माउंटबेटन योजना में बता दी जाएगी। फिर 25वें टॉपिक पे लास्ट में पहुंचेंगे, 25वें भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। जब पूरी तरह से सब माहौल बन जाएगा, सब कुछ डिसाइड हो जाएगा, तो अंततः ब्रिटिश पार्लियामेंट से ये अधिनियम पारित होगा, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। और फाइनली 15 अगस्त 1947 को भारत देश को पूरी तरह से आज़ाद कर दिया जाएगा और पाकिस्तान को एक अलग कंट्री के रूप में भी आज़ाद कर दिया जाएगा। 1947 के पश्चात भी कुछ इतिहास है जिसको आज़ादी के बाद भारत या आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडिया के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, तो ये पूरा मॉडर्न हिस्ट्री के अंतर्गत लगभग 25-26 टॉपिक है। उसके पश्चात कुछ मिसलेनियस, जैसे कांग्रेस की महत्वपूर्ण बैठक, महत्वपूर्ण अधिवेशन कैसे कैसे हुई है, बीच बीच में कुछ अधिवेशन रेफरेंस में आएगा, अंत में भी ये पूरा रेफरेंस में बताया जाएगा आप लोगों को कि कौन सा अधिवेशन कहाँ पे हुआ और वो तमाम चीज़ें। तो ठीक है, आई होप ये पूरा आप लोगों को समझ में आया होगा। जो जो टॉपिक था एक बार पुनः आप इसको नोट कर लेंगे। और जो लोग क्लास नहीं किए हैं 7 बजे और 8 बजे 9 बजे मॉडर्न हिस्ट्री के क्लास नहीं कर रहे थे, ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आप ही 8-9 टॉपिक जो शुरुआत के हैं वो आपको पुनः करा दिया जाएगा, या नोट्स वगैरह सब आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। और 10वें टॉपिक से स्टार्ट होगा। ये जो 10वां टॉपिक आपको दिख रहा है, राष्ट्रवाद का उदय और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, तो फिर मेरा अगला लेक्चर होगा इसी पे, राष्ट्रवाद का उदय तथा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम। फिर यहीं से धीरे धीरे ये 25-26 टॉपिक को हम कंप्लीट करेंगे और आपका पूरा मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगा। जैसे ही एक टॉपिक कंप्लीट होता है फिर आप प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस करने के पश्चात मैं भी कुछ क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस कराऊंगा या कुछ क्वेश्चन इसके माध्यम से करने का हम लोग प्रयास करेंगे। ठीक है, इसके साथ साथ हम पॉलिटी के भी एक लेक्चर को लेकर चलेंगे और पॉलिटी के लेक्चर को भी हम कोशिश करेंगे संसद जहां पे चला हुआ था उसी टॉपिक को हम लेकर आगे बढ़ाएं और संसद से आगे प्रक्रियाएं बढ़े। तो आई होप ये पूरा सिलेबस आप लोग काफ़ी अच्छे से समझ पाए होंगे। इसका पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल जो आपको बताया गया था, टेलीग्राम चैनल ये लक्ष्य सिविल सर्विसेज गोपालगंज, इस टेलीग्राम चैनल पे इसका पीडीएफ भी आप प्राप्त कर सकते हैं। हालांकि आज कुछ पीडीएफ में था नहीं, आप इसको खुद हाथ से भी लिख सकते थे, फिर भी आप चाहें तो इसका पीडीएफ आपको मिल सकता है, मैं इसको अपलोड कर दूंगा। ठीक है, फिर अगला टॉपिक जैसे आपको पता है कि ये 10वां टॉपिक हम डिस्कस करेंगे, राष्ट्रवाद का उदय, भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष। इसका भी पीडीएफ मेरे वही टेलीग्राम चैनल से आपको प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, इसी मतलब कंटिन्यूअस में मुगल साम्राज्य का पतन है, एक बार आप इसको देख लेंगे। और नेक्स्ट टॉपिक हमारा ये होगा राष्ट्रवाद का उदय और भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष। इसी तमाम बातों पे हम डिस्कस करेंगे। तो आई होप पूरा लेक्चर ये आपको समझ में आया होगा। ठीक है, हाँ, पूरा लेक्चर अच्छे से समझ में आएगा। अच्छा सा आप इसको नोट्स बना लीजिए और नेक्स्ट क्लास का आप इंतजार करिए। जैसे ही नेक्स्ट क्लास मिलेगी धीरे धीरे प्रक्रियाएं आगे बढ़ेगी। कृपया आप अपने पढ़ाई को कंटिन्यू रखें, काफ़ी मेहनत से ये सब वीडियो शूट हो रहा है। आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं कि कितना सारी व्यवस्थाएं इसको शूट करने में लगी हैं। तो आप मेरे मेहनत को भी कारगर बनाएं। आप घर पे बैठे ही आप मतलब कोई भी किताब एक इस्तेमाल करके इस लेक्चर को इस्तेमाल करते हुए आप आगे बढ़ें, प्रैक्टिस सेट करते रहें। क्योंकि आपको भी पता है कोरोना काल में जैसे ही ये 1-2 माह के बाद स्थिति नॉर्मल होगी, सब कुछ सामान्य होगा, एग्जामिनेशन तो अपने समय के अनुसार होता ही रहेगा। तो ऐसा ना हो कि ये 2-3 माह का समय आपका बेकार निकल जाए और आप कुछ पढ़ाई ना करें। तो इसलिए जो भी चीज़ जो आपकी शिकायत होती थी कि टाइम नहीं मिलता है पढ़ने की, वो शिकायत अभी नहीं होगी। अच्छा से आप पूरा मतलब जो पढ़ें उसको रिवीजन करते रहिए, जो क्लास चल रहा है उसको रिवीजन करते रहिए। कहीं पे कोई डाउट हो तो मेरा व्हाट्सअप नंबर भी है, इसके माध्यम से टेक्स्ट मैसेज करके या कॉल कर से डायरेक्ट हमसे पूछ सकते हैं। ऐसा कोई डाउट होगा, पॉसिबल होगा तो ज़रूर हम उसको बता देंगे। ठीक है, आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो कृपया इस लेक्चर को शेयर करें और कमेंट जरूर करें कमेंट बॉक्स में जाकर कि ये लेक्चर कितना हेल्पफुल है और आने वाले लेक्चर को आप कितना बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। आपके कमेंट ही कमेंट से ही इस बात को पता चलता है जो बनाने का वीडियो बनाने का ये रेशियो है। जितने स्पीड से कमेंट आप लोगों का जितना ठीक ठाक रहता है फिर उतना ही उत्साह आता है इस सब वीडियो बनाने में। तो कमेंट आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें वीडियो कैसा रहा, अगले वीडियो को आप कितना मतलब बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं ज़रूर बताएं। और कोई स्पेसिफिक टॉपिक पे आप चाहते हैं या कोई टॉपिक छूट गया हो आप चाहते हैं तो उसको भी कमेंट कर सकते हैं, उस स्पेसिफिक टॉपिक को भी डिस्कस कर दिया जाएगा।
ओके, तो धन्यवाद। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए और पढ़ाई जरूर करते रहिए, क्योंकि अंतिम उद्देश्य आपको अपने लक्ष्य की प्राप्ति करना है। ओके, धन्यवाद। अगेन, स्टे होम, स्टे सेफ।